BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। इंडिया में इज्तिमाई रेप का एक और वाकया। इस बार 4 खवातीन को निशाना बनाया गया। खवातीन के रिश्तेदार ने बताया, हमारे हाथ पैर बांध दिए, हमें डाल दिए जमीन में, लेडीजों के साथ में बदतमीजी करी, फिर एक एक करके लेडीज को ले जाते गए। मैनचेस्टर के हमलावर की मालूमात लीक करने पर बरतानिया ने अमेरिका के साथ मालूमात का तबादला रोक दिया। बरतानिया में 8 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। अफगानिस्तान में तमाम का तमाम खवातीन के अमले पर मुश्तमिल खवातीन का पहला टीवी चैनल फाल हो गया। ऐसे टीवी चैनल की जरूरत क्यों पड़ी? इंडिया की राजधानी दिल्ली के करीब रहजनों ने एक गाड़ी में सवार 4 औरतों को मुबैना तौर पर गैंग रेप किया और मज़ाहमत करने पर उनके एक रिश्तेदार को गोली मारकर हलाक भी किया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के झियोर नामी कस्बे के करीब रात तकरीबन 2 बजे पेश आया। इंडिया में रेप और गैंग रेप के वाक़यात की तादाद इंतहाई ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है और इसके खिलाफ सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज भी है। तफसील के साथ काशिफ कमर। ये वाक़या दिल्ली से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर पेश आया। ये लोग जेवर कस्बे के रहने वाले थे और अस्पताल में दाखिल अपनी एक रिश्तेदार को देखने बुलंदशहर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी को राहगीरों ने रोक लिया। तो उस टाइम तो 5 है, एक फिर बाद में करके आया 6 है। इसके बाद में हमारे साथ में हाथापाई हुई, हमारे हाथ पैर बांध दिए, हमें डाल दिए जमीन में, लेडीजों के साथ में बदतमीजी करी, फिर एक एक करके लेडीज को ले जाते गए। पुलिस ने इज्तिमाई रेप और कत्ल के साथ डकैती का मुकदमा कायम किया है। रास्ते में जो सबोता गांव पड़ता है उससे आगे जाते ही इनकी गाड़ी के जो ड्राइवर के साइड के दोनों पहिए हैं उनका टायर बस्ट हो गया। इतनी देर में पीछे से बदमाश आ गए और इन लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। बदमाश लोग ले गए नीचे और इनके साथ लूटपाट की और जो तहरीर के हिसाब से इन्होंने रेप की बात उसमें लिखी है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसी इलाके में गुज़िश्ता बरस भी एक 13 साल की लड़की और उसकी वालिदा के साथ रेप किया गया था। ये लोग भी रात में सफ़र कर रहे थे। तफ्तीश के लिए कई टीमें बनाई गई हैं लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में सड़कों पर पेश आने वाले जराइम में से तकरीबन 80% उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। रियासत में चंद माह पहले ही बीजेपी की हुकूमत बनी है और उसे इस इल्ज़ाम का सामना है कि वो अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रही है। हम इस बात के लिए संकल्पित हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, जनता के प्रति संवेदनशील प्रशासन होगा। दिल्ली इंडिया के रेप कैपिटल के नाम से बदनाम है। मुल्क में हर साल रेप के तकरीबन 35,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं। दिल्ली के बदनाम ज़माना बस गैंग रेप केस के बाद एक इंतहाई सख्त कानून वज़ा किया गया था लेकिन हालात में कोई नुमाया बेहतरी नहीं आई है। इस साल 5 मई को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में होने वाले दिल्ली गैंग रेप केस में मुजरिमों की सजाए मौत बरकरार रखी। इस केस ने न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन इस फैसले के फौरन बाद ही रेप और गैंग रेप का सिलसिला जारी रहा। 5 दिन बाद 10 मई को दिल्ली के गांधीनगर में 2 साल से भी कम उम्र की बच्ची को रेप किया गया। 11 मई को एक 45 साल के मर्द को अपनी 7 साला बेटी को रेप करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। 13 मई को हरियाणा में 10 साल की एक बच्ची को उसके सौतेले बाप ने रेप किया जिसके बाद वो हामला हो गई। और हरियाणा में ही अगले दिन यानी 14 मई को एक 20 साला नौजवान औरत को गैंग रेप के बाद कत्ल कर दिया गया। और 15 मई को एक 22 साला खातून को गुड़गांव में गैंग रेप का निशाना बनाया गया। और इसी मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हुकूक़-ए-निस्वां की कारकुन शबनम हाशमी। खुश आमदीद शबनम हाशमी साहिबा। दिल्ली के पास 4 ख़वातीन के इज्तिमाई रेप का वाक़या पेश आया है। इंडिया में रेप और इज्तिमाई रेप के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। आखिर ये इंडिया में हो क्या रहा है, इसकी बड़ी वजह है क्या? देखिए, हिंदुस्तान की जो पूरा जो सामाजिक ढांचा है वो एक तो ये कि बहुत पैट्रियार्कल है और उसमें औरत की सिक्योरिटी की हम बात ज़रूर करते रहते हैं लेकिन औरत के हक़ की बात नहीं करते। जितना औरत को दबा के रखा जाता है मेजॉरिटी जगहों पे,
उसमें और पूरा जो एक जिस तरह से एक परवरिश होती है आदमियों की, लड़कों की, जिसमें हमेशा उनके दिमाग में ये बात होती है कि वो बहुत सुपीरियर है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह एक वायलेंस का पूरा माहौल बनता जा रहा है, पूरे मुल्क में एक अनार्की सी फैली हुई है, ख़ास तौर से अगर हम पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो रूल ऑफ लॉ जो है उस पर ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कोई भी क्राइम कर लें और उस पर कुछ असर नहीं होगा। तो एक बिल्कुल जो एम्बोल्डन्ड हो गई हैं ये फोर्सेस जो वायलेंस की हैं, चाहे वो औरतों के खिलाफ हो चाहे वो दूसरे वायलेंस। क़तअ कलाम माफ, लेकिन निहाल हाशमी साहबा, इंडिया बहैसियत रियासत ऐसे वाक़यात को रोकने में नाकाम क्यों है? देखिए, नाकाम इसीलिए है कि एक तो जब ये वाक़यात होते हैं तो उन पे कार्रवाई होने में सालों लग जाते हैं। हमारे पास कानून बहुत अच्छा है, जैसा आपने अभी कहा कि जो दिल्ली का गैंग रेप था उसके बाद बहुत अच्छा कानून बनाया गया, लेकिन सिर्फ कानून जो है वो क्राइम को नहीं रोक सकते। जब तक जहनियत न बदले, जब तक तरबियत न बदले, जब तक एक सेंसिटाइजेशन ना हो, जब तक पूरे मुल्क की राजनीति न बदले, जहाँ पे खुलेआम हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आज वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने से पहले अगर आप उनके वीडियोस देखें जहाँ वो एक पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि मुसलमान औरतों को कब्रों में से निकाल के रेप करो, जब ऐसे लोग लीडरशिप में बैठे हों तो हम क्या मतलब सोचें, किस तरह से हम रोकें इन चीज़ों को। तो शबनम हाशमी साहबा, इंडिया में प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी को अगर सामने रखा जाए तो ऐसे वाक़यात में मुजरिमों को सज़ा मिलने के कितने इम्कानात होते हैं? देखिए, प्रोस्टिट्यूशन की कहानी तो खैर बहुत लंबी और बहुत अलग है, किस तरह से लड़कियों को ट्रैफिक किया जाता है, किस तरह वो फंसती हैं उसमें, लेकिन बहुत थोड़ा है। मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन मैंने खुद एक केस लड़ा था एक बच्ची का जिसको ट्रैफिक किया गया था गुजरात में, और 5-6 साल लड़ने के बाद, सब लोगों को पकड़ने के बाद भी वो सब के सब बाद में कोर्ट की प्रोसेस से निकल गए। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जिनको हम कन्विक्शन जिनका होता है, चाहे वो हम गैंगरेप केसेस की बात कर रहे हों या हम प्रोस्टिट्यूशन की बात कर रहे हों। अभी आपके प्रोग्राम में जिक्र हुआ था अभी जो निर्भया का जो जजमेंट आया है, और उसके फ़ौरन बाद बिल्किस बानो का केस जो गुजरात 2002 का है, उसमें भी एक जजमेंट आया है। शबनम हाशमी साहबा, काश मेरे पास और वक्त होता। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत को कल 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो इस दौरान उनका दौर इक़्तिदार कैसा रहा, तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की का वादा किस हद तक पूरा हुआ और पाकिस्तान से ताल्लुकात क्यों उस्तवार न हुए? सवाल बहुत हैं, लेकिन फ़िलहाल तवज्जो रोज़गार पर ज़्यादा, जहाँ नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड काफ़ी ख़राब है। गुज़िश्ता साल सिर्फ तकरीबन 1.25 लाख नौकरियाँ जनरेट हुई, जो गुज़िश्ता 8 साल में सबसे कम है। दिल्ली से सुहेल हलीम। नरेंद्र मोदी को उनके 2 बुनियादी वादों पर परखा जाएगा, सबको साथ लिया और सबकी तरक्की हुई या नहीं, और पाकिस्तान को सबक सिखाया या नहीं। जीऊंगा तो भी आपके लिए, जूझता रहूंगा तो भी आपके लिए। मईशत औसतन 7% की रफ्तार से तरक्की कर रही है, ये तो अच्छी खबर है, लेकिन नौकरियां कहाँ हैं? कोई दो राय नहीं है इसमें कि रिपोर्ट कार्ड ख़राब है और लोगों को उतनी जॉब्स नहीं मिली हैं जितने का वादा किया गया था। जो स्किल इंडिया या मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जितने सारे पॉलिसीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं फोकस नौकरी बढ़ाने और नौकरी क्रिएट करने, जॉब क्रिएशन पे आना चाहिए। मुल्क में कहीं गाय के तहफ़्फ़ुज़ और कहीं लव जिहाद के नाम पर तशद्दुद से फ़िरका वाराना माहौल ख़राब हुआ, और नरेंद्र मोदी के रिपोर्ट कार्ड पर यह एक बड़ा लाल निशान है। बड़े करेंसी नोट बंद किए जाने से ज़िंदगी मफलूज हुई और मईशत को नुकसान पहुंचा। इसके फ़ायदे और नुकसान पर बहस अभी जारी है, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की कशिश बज़ाहिर कम नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में पार्टी की हालिया कामयाबी इसकी एक मिसाल है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जीत मिली है, ये ऐसा जीत कभी भी भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। 1.5 साल पहले नरेंद्र मोदी अचानक लाहौर पहुंचे तो लगा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बदलने को हैं, लेकिन अब बात कुछ उस नहज पर जा पहुंची है जहां अरसे से नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो उत्तर कोरिया तक पहुंचने को तैयार है।
और हम कहते हैं कि वाघा से हम अटारी से वाघा नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी को भारी अक्सरियत से वजीर आजम बनाने वाले क्या सोचते हैं? काफ़ी अच्छा है, पहले प्राइम मिनिस्टर है जिनका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, ग्लोबल इम्पैक्ट, और अब कहीं भी जाते हैं तो पता होता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। ही इज़ लाइक द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिसने एक्चुअली गरीबों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझी हैं एंड ही इज़ वर्किंग ऑन इट। उनके चाहने वाले तो इतनी जल्दी उनका दामन छोड़ने को तैयार नहीं। मुखालिफिन खुश हैं कि 3 साल गुजर गए हैं और बस 2 बाकी हैं। लेकिन 2 साल बाद नया इलेक्शन होगा। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी होंगे, दूसरी तरफ मैदान अभी खाली है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सहरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, बरतानिया ने अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला क्यों रोका है, और अफगानिस्तान में ऐसा टीवी चैनल क्यों बना है जो सिर्फ औरतों के बारे में है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। BBC को मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक बरतानवी पुलिस ने मैनचेस्टर के हमले की तहकीकात से मुताल्लिक मालूमात का तबादला अब अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ रोक दिया है। अमरीकी एजेंसी ने कुछ खुफिया मालूमात को बरतानिया से पूछे बगैर लीक कर दिया था। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने कहा है कि वो इस मामले पर सदर ट्रंप से बात करेंगी। दरियासना बरतानिया में पुलिस ने 8 अफराद को ज़ेर हिरासत लिया है। वेरे डेविस की रिपोर्ट, आरिफ शमीम की ज़बानी। एक और गिरफ्तारी, इस मरतबा वॉरिकशायर के इलाके नॉनेटन में। पूरे बरतानिया की फोर्सेस और ग्रेटर मैनचेस्टर की मसल्ला पुलिस मैनचेस्टर बम्बार के नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश में है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि हालिया गिरफ्तारियां कितनी अहम हैं, लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि पुलिस इस बात की खोज में है कि किसने सलमान उबैदी को वो सामान या बम मुहैया किया जिससे इसने इतनी तबाही मचाई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में जाए वकूफ़ की इंतहाई हसास मालूमात और तस्वीर की इशाअत के बाद बरतानवी पुलिस के सरबराहान और सियासतदान बहुत बरहम हैं। वाइट हॉल में आला हुकाम ने कहा है कि अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए से इंतहाई हसास मालूमात के मंजरेआम पर आने के बाद इतमाद को ठेस पहुंची है। इससे तहकीकात भी मुतासिर हो सकती हैं। BBC को मिलने वाली इतलात के मुताबिक इसके बाद ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने अमरीकी एजेंसियों के साथ मालूमात का तबादला रोक दिया है। इससे मुझे काफ़ी परेशानी है, बल्कि मैंने अमरीकी सफ़ीर को भी अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। मुझे ये कबूल नहीं है। यहाँ तहकीकात अभी जारी हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसी मालूमात को मंजरेआम पर लाया जाए जिन पर बरतानवी पुलिस और सिक्योरिटी सर्विसेज का बराह रास्त कंट्रोल नहीं है। अब एक वाज़ेह तस्वीर सामने आ रही है कि सलमान उबैदी कौन थे और किस तरह वो रेडिकल इस्लाम की तरफ माइल हुए। ऐसी इतलात भी हैं कि उनके वालिद और छोटे भाई को लीबिया में हिरासत में ले लिया गया है। गुज़श्ता 2 दिनों में अगरचे पुलिस की तहकीकात में बहुत पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इंडियन शहरी डॉक्टर उस्मा, जिन्होंने अपने पाकिस्तानी शौहर ताहिर अली पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो और उनके अहल खाना उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, वापस इंडिया पहुंच गई हैं। इंडियन वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कहा है कि पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला ने इंसानी बुनियादों पर उनकी बहुत मदद की और उनकी मदद के बगैर डॉक्टर उस्मा की घर वापसी शायद मुमकिन न हो पाती। इराक़ ने ऐसे दावों के बाद कि मूसल में दौलत इस्लामिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान उसकी फोर्सेज ने आम शहरियों के साथ ज्यादती की और उन्हें हलाक किया है, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। वज़ारत दाखिला के एक बयान में कहा गया कि अगर कोई भी ऐसी गफलत का मुर्तकिब हुआ तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक अमरीकी कंपनी ने न्यूजीलैंड से एक रॉकेट खला में भेजा है। ये पहली मर्तबा है कि किसी निजी कंपनी ने ऐसा किया है। इस टेस्ट लॉन्च को कम खर्च वाला रॉकेट खला में भेजने के सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त कहा जा रहा है। अफगानिस्तान में ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बनाए गए एक टीवी चैनल ने अपनी नशरियात का आगाज़ कर दिया है। जन टीवी अपनी नौयत का पहला टीवी चैनल है जहां सिर्फ ख़वातीन प्रेजेंटर्स और प्रोड्यूसर्स काम करती हैं। काबुल में इसकी भरपूर तरीके से मार्केटिंग की गई, जिसके बाद गुज़श्ता इतवार को इस चैनल की नशरियात का आगाज़ हुआ। लेकिन आखिर इस किस्म के चैनल की ज़रूरत क्यों पेश आई? तफसील के साथ सना गुलजार। अफगानिस्तान में कई टीवी चैनल्स पर ख़वातीन प्रेजेंटर्स नज़र आती हैं।
लेकिन एक पूरा टीवी स्टेशन और सिर्फ ख़वातीन के प्रोग्राम्स, ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे ये बात जाहिर होती है कि जहां आए दिन तशद्दुद की कहानियां सुनने को मिलती हैं, वहां तब्दीली भी रूनुमा हो रही है। ज़न टीवी का स्टूडियो बहुत ही बुनियादी सहूलियात और कम कीमत टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। इसमें ज़्यादातर टॉक शोज़, सेहत और म्यूज़िक के प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। तकरीबन 50 ख़वातीन और चंद मर्द टेक्नीशियन इन प्रोग्राम्स को मुमकिन बनाते हैं। चैनल का पैगाम वाज़ेह है। इस चैनल को इसलिए बनाया गया है ताकि ख़वातीन के हुकूक के लिए लड़ा जा सके और इस बात को यकीनी बनाए कि ख़वातीन में ये काबिलियत हो कि वो माशरे में काम कर सकें। लेकिन ज़न टीवी के बानी एक मर्द हैं। मीडिया की सनत से वाबस्ता हामिद समर को उम्मीद है कि उनका चैनल काबुल जैसे बड़े शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन की तवज्जो हासिल कर सकेगा। वो मीडिया में ख़वातीन की दिलचस्पी और तजुर्बात पर ख़बरों और मुबाहिसों की कमी को पूरा करना चाहते हैं। कभी कभार आपको ख़वातीन के लिए असल मौके पैदा करने होते हैं ताकि वो आएँ और अपने आप को साबित कर सकें। लेकिन ये आसान नहीं। बाज़ ख़वातीन को मीडिया में करियर बनाने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब से मैंने मीडिया में काम शुरू किया तो मेरे रास्ते में कई मुश्किलात आईं और धमकियां भी मिली। मेरी फैमिली और रिश्तेदार मेरे काम के ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं कि एक लड़की के लिए टीवी स्टेशन में काम करना ठीक नहीं, लेकिन मैं उन्हें नज़रअंदाज कर देती हूँ और मसाइल का सामना करती हूँ ताकि अपना मकसद हासिल कर सकूँ। ज़न टीवी जैसे प्रोजेक्ट्स के बावजूद अभी बहुत सा काम होना बाकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिनफ़ी बराबरी में अफ़गानिस्तान 187 ममालिक में 169वें नंबर पर है। ये आदाद शुमार ज़ाहिर करते हैं कि अभी सफ़र बहुत तवील है। आखिर में आपको ये याद दिलाते चले कि इंडिया में 4 ख़वातीन के इज्तिमाई रेप का वाक़या आज सरबीन की बड़ी खबर थी। दिल्ली के करीब 4 औरतों को मुबैना तौर पर गैंग रेप किया गया और मज़ाहमत करने पर उनके एक रिश्तेदार को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @शफ़ी_जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।